दोस्तों, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जी 2010 में भारत के आधिकारिक के दौरे पर आए थे जब वो राष्ट्रपति थे। हालाँकि वे 3 बार भारत में आए हैं 2010 में पहली उनकी यात्रा थी और 2015 में वे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे और उसके बाद जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे थे तो 2017 में वो निजी यात्रा पर आए थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। तो जब वो 2010 में आए थे तो उनकी एक कार्यक्रम था उनका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र-छात्राएँ थे उनको उन्होंने संबोधित करना था। तो जब वो वहाँ गए और उन्होंने अपना संबोधन किया तो उन्होंने एक बात कही थी, जो उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे कि आप सब लोग हीरो जैसे दिखते हो। पढ़े लिखे हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, देखने में खूबसूरत हो और अगर तुम लोग इतने स्मार्ट होगे, चाहो तो फ़िल्मों में जा सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, अच्छी नौकरी कर सकते हो। और कभी और जो आप में से जो ज़्यादातर हैं, उनके पिताजी हैं, उनके ज़्यादातर के आपने देखा होगा कि आपके जो पिताजी हैं, उनके बिखरे हुए बाल हैं, मैले कपड़े हैं, उनके बिखरी हुई दाढ़ी है और ज़्यादातर के दाँत हैं, वो गिरने शुरू हो चुके हैं और चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ चुकी हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो उनकी जो हालत है, जो आपके पिताजी की हालत है, वो भी कभी आप जैसे हीरो होंगे और आज जो उनकी हालत है वो ऐसी क्यों है? और ये जो उम्र आपकी थी उस उम्र में जैसे आप लगते हैं वो भी लगते होंगे, वो भी हीरो होंगे, वो भी मॉडल होंगे, वो भी पढ़े लिखे होंगे, देखने में स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, तो आज उनकी ये हालत क्यों हुई है? क्या कभी आपने सोचा है? और अगर वे चाहते तो वो आज भी हीरो हो सकते थे, लेकिन आज जो उनके पिचके हुए मुँह हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और आप कई बार देख के उनकी बातों को सुनकर ये सोचते होंगे कि इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है किसी तरह की, इनको तो कुछ आता ही नहीं है और आज हम इतने आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक बार भी आपने सोचा है कि उनकी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार कौन है? और वो अगर इस तरह का वो कर रहे हैं तो उसके लिए अगर वो चाहते तो वो खुद हीरो बन सकते थे, लेकिन अगर वो हीरो बनते तो आज यहाँ पर जो आप लोग बैठे हुए आप नहीं बैठते। तो उन्होंने बराक ओबामा ने बिल्कुल सही कहा था दोस्तों। और लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? और ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि क्या उन्होंने बराक ओबामा ने सही कहा था? और क्या आज जो आपके पिताजी की हालत है, ख़ासकर मैं यंग बच्चे हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो बराक ओबामा ने वर्णन किया था पिताओं के बारे में, वो आपके पिता भी होंगे उनमें से ज़्यादातर के, तो उनकी ये हालत क्यों हुई है ऐसी? कौन ज़िम्मेदार है? और क्या उनके साथ आज न्याय होने लग रहा है? ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ दोस्तों, आप इसका जवाब दीजिए। तब तक मैं अभी गया और अभी आया, तब तक एक निवेदन आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बस मैं अभी लौट के आता हूँ 5 सेकंड में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये घटना है लगभग 4-5 दिन पहले की, यानी 20 फरवरी की। तो 20 फरवरी में लखनऊ का एक व्यापारी था, एक पैथोलॉजिस्ट था और शराब कारोबारी था और बहुत ही मिलनसार और धनाढ्य व्यक्ति था, यानी वो अरबपति खरबपति आदमी था और उसके 2 ही बच्चे थे, एक अक्षत और एक कीर्ति। तो बहुत मिलनसार स्वभाव का आदमी था और हर आदमी से पहले बात बोला करता, रामा-कृष्णी किया करता, हाल-चाल पूछा करता और सिर्फ़ इतना ही नहीं, वो धार्मिक आदमी भी बहुत था और हर हर साल वो रामलीला का भी आयोजन करवाया करता और उस रामलीला में उसका जो लड़का था वो उसमें मेघनाथ का रोल किया करता, जो उसका लड़का अक्षत था। तो उसमें अचानक वो गायब हो गया और गायब हो गया तो उसने पड़ोसियों को कहा कि पापा गायब हो गए। तो जब अक्षत ने पड़ोसियों को बताया तो पड़ोसियों को भी बड़ी हैरानी हुई कि वो गया कहाँ? तो उन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, मानवेंद्र मिसिंग ग्रुप, और उसमें जो भी अपडेट होती उसको वो उसमें डालते सारे और तलाश करने की कोशिश करते, जो जहाँ उसको तलाश करने की कोशिश करता उसको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालता। और जो उसका लड़का था वो भी अपडेट दिया करता, हर 2-3 घंटे में उसकी अपडेट दिया करता कि आज मैं पापा को तलाश करने यहाँ गया, पापा को तलाश करने वहाँ गया, यानी वो भी अपडेट लगातार वो किया करता। तो जब उस पे थोड़ा-सा दबाव डलने लगा तो लोग कहने लगे, भाई जब पापा गायब है तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई क्या? तो एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी उसको। तो वो गया 22 तारीख को, 22 फरवरी को पुलिस स्टेशन में, जो उसका संबंधित पुलिस स्टेशन था, और उसने बताया कि पापा 20 तारीख को घर से ये कह के निकले थे कि दिल्ली गए हैं और वो दिल्ली चले गए, और लेकिन दिल्ली जाते ही उनका जो फ़ोन है वो 3 फ़ोन रखते थे, तीनों फ़ोन बंद हो गए और ये कह के गए थे कि मैं कल शाम तक यानी 21 फरवरी तक वापस आ जाऊँगा। लेकिन 21 फरवरी तक यानी कल तक मैंने इंतज़ार किया, तो जब नहीं आए तो इसलिए मैं आज एफआईआर दर्ज करवाने आया हूँ। ठीक है।
अब ये बड़ा आदमी था, अरबपति खरबपति आदमी था, तो पुलिस ने भी कार्रवाई करनी थी। तो वो एफआईआर दर्ज करवा के ना अपना घर आ गया। तो पुलिस पीछे से अगले दिन आ गई, वो पूछताछ करने लगी। उसके कॉलोनी में थोड़ी बहुत पूछताछ करने लगी, उसके घर पर भी आई होगी, तो उससे भी पूछताछ की। तो लोगों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि जी ये जो मानविंदर है, इसकी घर के अंदर तो एंट्री है, लेकिन घर से एग्जिट नहीं है। तो ये था पहला वो पॉइंट कि भाई घर के अंदर तो वो गया, लेकिन घर से बाहर निकला ही नहीं। अगर वो दिल्ली जाता तो सीसीटीवी कैमरे में, चाहे वो जिस टाइम भी जाता, तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखाई दे जाता वो। लेकिन उसकी बाहर एग्जिट की एंट्री नहीं है, तो ये पहला पुलिस को लगा आगे कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। खैर, तो पुलिस ने उसकी निकलवाई कॉल डिटेल। तो कॉल डिटेल निकलवाई तो उसके लड़के ने, अक्षत ने ये कहा था कि पापा गए हैं दिल्ली, और जब वो दिल्ली चले गए तो वहाँ उनके फ़ोन हो गए बंद। लेकिन जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई, तो वो उसके घर की ही निकली। यानी उसका जो मोबाइल बंद हुआ था, वो घर पर ही मोबाइल बंद हुआ था, तो पुलिस को ये शक हुआ। और पुलिस को शक हुआ तो उसने पूछताछ करनी शुरू की उससे, अक्षत से। और जब उसको ये बताया कि तुम तो ये कह रहे थे दिल्ली थे, लेकिन उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो तो घर पर ही थी, और तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे, तो उसका जो फेस इंप्रेशन था लड़के का, अक्षत का, तो वो चेंज होने लगा और वो बातों में उलझने लगा तो पुलिस को हो गया शक। और पुलिस पर शक होते ही उसके ऊपर शक होते ही पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, अपने तरीके से पूछताछ की। तो वो लड़का टूट गया और उसने बताया कि मैंने पापा को मारा है। तो वो जब उस पे आए देखने के लिए कि कहाँ मारा है, कैसे मारा है, तो घर पर उन्होंने देखा कि एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, हालाँकि जो उसकी कोठी थी बहुत बढ़िया कोठी थी, 3 मंजिला कोठी थी। उसमें सबसे जो ऊपर का फ्लोर था, उसपे वो खुद रहा करते, उसके बच्चे रहा करते, और उसके बीच वाला जो फ्लोर था उसमें उसके भाई यानी अक्षत के चाचा-चाची रहा करते, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें उसका ऑफ़िस और वह पार्किंग वगैरह और गेस्ट रूम वगैरह ये बना रखे थे उसने। तो उसने एक अलग से कमरा दिखाया नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसने देखा कि सारा कमरा वो खून से लथपथ था। और वहाँ पर उस अक्षत की जो बहन थी, यानी मानवेंद्र की लड़की थी, वो बहुत डरी सहमी बैठी हुई थी। और जैसे ही पुलिस ने उसको देखा, तो सबसे पहले तो पुलिस ने उसको वहाँ से निकाला, क्योंकि पुलिस को शक हो चुका था अक्षत के ऊपर। उसको वहाँ से निकाला, उसको सांत्वना दी। और जब कमरे का वो देखा, तो उसने देखा कि एक नीला ड्राम पड़ा हुआ था, और उस नीले ड्राम के अंदर उसका धड़ पड़ा हुआ था, और बाकी हाथ पैर उसके थे नहीं। तो जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की अक्षत ने, तो उसने बताया कि मैंने ही पापा का मर्डर किया है। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने पापा का मर्डर क्यों किया? तो उसने बताया अक्षत ने कि पापा का और मेरा अक्सर झगड़ा हुआ करता, और 9 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद पापा अपनी मनमर्जी चलाया करते, और वो मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि मैं नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करूँ और एमबीबीएस में एडमिशन लेके डॉक्टर बनूँ, और जो इनकी पैथ लैब हैं 17-18 शहरों में, 17-18 जगह उनकी पैथ लैब थी, उनको सँभालूँ मैं, ताकि उनको उसका काम अच्छा चल सके। लेकिन वो अक्षत ने बताया कि उन्होंने 2 बार टेस्ट दिए और वो दोनों बार फेल हो चुका है, तो वो उसकी जो रुचि थी वो एमबीबीएस में नहीं थी, डॉक्टर बनने में नहीं थी, बल्कि उसकी जगह वो कोई होटल या रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल वो खोलना चाह रहा था। तो उसने पापा को कई बार कहा कि मेरे ऊपर दबाव मत डालो, और मैं होटल खोलना चाह रहा हूँ, रेस्टोरेंट खोल के दे दो। तो उसके पापा ने उस चीज़ को मना कर दिया, लेकिन वो यही चाह रहा था कि किसी तरह ये बने एमबीबीएस डॉक्टर। और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ करता उनका, और अक्सर एक बार घर छोड़ के जा भी चुका था। लेकिन उस टाइम जो मानवेंद्र था उसने उसको मना के पुचकार के बुला लिया, लेकिन फिर अक्सर वही मानवेंद्र चाहा करता कि एमबीबीएस बने, डॉक्टर बने, ताकि उसका पैथोलॉजी का जो पैथ लैब का काम है उसको सँभाले और उसको बढ़ाए। और क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम चल रहा था और अच्छा बिज़नेस था, उसमें काफ़ी अच्छी उसकी इनकम थी, और शराब का कारोबार वो खुद करना चाह रहा था, खुद सँभालना चाह रहा था। लेकिन अक्षत की इसमें कोई वो थी नहीं, तो 20 फरवरी को सवेरे-सवेरे उनका हुआ झगड़ा, मानवेंद्र का और अक्षत का। तो मानवेंद्र ने गुस्से में आके, उसके पास एक लाइसेंस की रिवॉल्वर थी, वो राइफ़ल हुआ करती, उसने उसकी तरफ तान दी। हालाँकि वो उसका पिता था, वो धमकी देना चाह रहा था, लेकिन अक्षत ने सोचा ये तेरे को गोली मारेगा, तो उसने अचानक वो छीन ली, क्योंकि मानवेंद्र ने उसको ढीले हाथों से पकड़ रखा था। तो उसने अचानक, उसके लड़के ने, अक्षत ने 21 साल की उम्र थी, शरीर से हट्टा-कट्टा था, तो एकदम छीन ली। और छीन के ना, वही उसको राइफ़ल चलानी आती थी, कई बार वो उस राइफ़ल की धमकी भी दे चुका था, लोगों को डरा भी चुका था, तो उसको चलानी आती थी। और छीन कर उसने सीधी अपने पिताजी की खोपड़ी के ऊपर गोली मारी, और वो इतनी पावरफुल राइफ़ल थी कि खोपड़ी लगते ही उसका सारा सिर है ना उड़ गया, वो एकदम चेहरा भी उड़ गया। और उस टाइम उसकी बहन बैठी हुई थी वहाँ पर, कृति। तो उसने जैसे उसके पापा की खोपड़ी उड़ी, उसने चीखने की कोशिश की,
तो राइफ़ल उसने अक्षत ने अपनी बहन की तरफ भी कर दी कि अगर एक भी आवाज़ निकाली तो पापा को तो मार ही दिया, तेरे को भी मार दूँगा। तो वो डर गई और उसने उसको कैद कर दिया वहीं पर और ये कहा कि अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी बताया तो उसी दिन तेरे को गोली मार दूँगा। और पिछले 4 दिन से वो उसमें घर के अंदर ही एक तरह से बंधक बनी हुई थी। तो जब डेड बॉडी के और उसके बाद उसने पूछा कि फिर क्या किया? तो उसने कहा कि जब पापा मर गए तो सबसे पहले तो मैं उनको घसीट के ऊपर से नीचे लेके आया, अलग से कमरे में लेके आया। उसके बाद फिर आरी इलेक्ट्रिक आरी लेके आया और एक रूम फ्रेशनेस स्प्रे लेके आया ताकि उसमें किसी तरह की गंध ना आए और उस आरी से और एक नीला ड्रम लेके आया और ताकि नीले ड्रम को उसने कहा कि जो सौरभ और सरदा कांड था उसमें से उसने प्रेरणा ली थी कि कैसे आरी से काट के टुकड़े काट के नीले ड्रम में भर दिए थे और ऊपर से सीमेंट डाल दी थी। तो मेरा भी यही विचार था कि शरीर का जो हिस्सा बचेगा खासकर धड़ और का हिस्सा बचेगा उसको मैं काट के ना टुकड़े करके नीले ड्राम में भर दूँगा और सीमेंट से भर दूँगा इसको। और कुछ वो तारपीन का तेल भी लेके आया था, जो उसका सिर था उसने उसको जलाने की कोशिश की थी, ताकि सबूत ना मिले। ये उसकी प्लानिंग थी, उसी नीले ड्राम से जो जिसका कांड पहले हो चुका था सौरभ मर्डर केस में। तो पुलिस उसको साथ लेके गई तो वो जो बाहर उसने हाथ-पैर काट के फेंके थे, वो टुकड़े भी मिल गए। तो वो अरेस्ट कर लिया उसने और अरेस्ट करके ना जेल में डाल दिया। तो अब ये देखिए दोस्तों, अकेला उसका वो लड़का था, एक लड़का, एक लड़की थी, लड़की की तो मैरिज हो जाती, लड़का तो अकेला था, वो उसका वारिस होता, अरबों-खरबों की प्रॉपर्टी का वारिस होता। लेकिन उसने पता नहीं क्यों उसमें क्योंकि उसका पिताजी चाहता था कि पैथ लैब का जो काम है ये सँभाले, लेकिन वो उसको सँभालना ही चाह रहा था, उसकी तो रुचि होटल खोलने में थी, अय्याशी करने में थी, अपनी मर्ज़ी का काम करने में थी और वो बार-बार ये कहा करता कि ये कोई काम है, इसकी जगह अगर प्रॉपर्टी का या किराए का या किसी दूसरी तरह का काम कर लिया जाए या रेस्टोरेंट खोला जाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है और मानविंदर ये कहा करता बार-बार कि ये काम हमारा जो काम पहले से है वही काम चलेगा, दूसरा काम नहीं चलेगा और इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन बार-बार उसके समझाने के बाद भी जो अक्षत था उसके ऊपर किसी तरह की कोई उसके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी और वो अपनी ही मर्ज़ी करना चाह रहा था और इसी तरह उनका लगभग-लगभग रोज़ाना झगड़ा हुआ करता और उसी झगड़े में पहले से भी झगड़ा हुआ करता तो उसकी मानवेंद्र की घरवाली यानी अक्षत की जो माँ थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन मानवेंद्र ने दोबारा मैरिज नहीं की सिर्फ़ इसलिए कि कहीं बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। लेकिन उस कुर्बानी का और उसका कोई भी फल नहीं मिला और यहाँ तक कि उस अक्षत ने उसी की राइफ़ल से अपने पिताजी को बगैर सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों अब मुझे वो बराक ओबामा का वो याद आ रहा है कि तुम्हारे जो माँ-बाप की हालत हुई है वो तुम्हें हीरो बनाने के लिए हुई है। अगर वो खुद हीरो बनते तो आज तुम हीरो बन के यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन क्या उनकी जो वो त्याग था, वो जो उनकी मेहनत थी और जो खुद अपना शरीर गड़ा के ना अपने बच्चों को जो हीरो बनाते हैं, क्या उनका ये अंजाम होता है? तो ये बड़े दुःख की बात है कि जो माँ-बाप इतना कुछ करता है और बाद में बच्चे यही कहते हैं कि क्या किया तुमने? ये तो हर एक माँ-बाप का फ़र्ज़ है, हर एक माँ-बाप करता है तो तुमने भी कर दिया, हम अपने बच्चों के लिए भी कर देंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर वो चाहते तो उन्हें सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते थे। गाँव के अंदर भी खेती-बाड़ी का काम करवा सकते थे या अपने शहर के अंदर या वहीं छोटी-मोटी नौकरी करवा सकते थे और उस पैसे को वो अपने ऊपर भी तो खर्च कर सकते थे। लेकिन जो उनकी कैपेसिटी से बाहर की चीज़ थी, वो भी अपने बच्चों के लिए की माँ-बाप ने और उसका अंजाम बच्चे ये दे रहे हैं कि वो अपनी मनमर्ज़ी चलाने के लिए अपने माँ-बाप को इस तरह काट के ना और ड्रामों के अंदर भरने लग रहे हैं। तो ये आज के लिए सवाल है कि क्या ये सही है? क्या समाज इसको सोचेगा और क्या इसके ऊपर कोई विचार करेगा? और आजकल के जो बच्चे अब इस चीज़ का अंजाम की नहीं सोचते और वो 1 सेकंड के अंदर कदम उठा लेते हैं। अब ये देखिए अक्षत का ये अंजाम देखिए, अब वो सारी उम्र जेल में कटेगी उसकी और वो जो प्रॉपर्टी उसका वारिस नहीं रहेगा, जो प्रॉपर्टी अरबों की उसके पास आनी थी, अब उसकी वारिस अकेली उसकी बहन होगी। उसके ऊपर उसको उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, सारी उम्र आजीवन कारावास की सज़ा, आजीवन जेल में कटेगी, वो तो कटेगी ही कटेगी। प्रॉपर्टी से भी वो हाथ धोएगा, तो क्या ये उसके लिए सही रहेगा? क्या पूरा का पूरा परिवार हँसता-खेलता 1 सेकंड के अंदर अक्षत ने ख़त्म नहीं कर दिया, बर्बाद नहीं कर दिया? तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्या सोचते नहीं, समझते नहीं, उसका अंजाम नहीं देखते, बस 1 सेकंड के अंदर जो उन्हें लगता है कि ये ठीक है, बस वही ठीक समझते हैं। जो ये सोचते हैं जो तुम्हारे माँ-बाप कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई भी अकल नहीं है, तो इससे वो अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लेते हैं, अपने घर को भी हँसते-खेलते घर को भी 1 मिनट में उजाड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ
तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक नहीं है, तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा दोबारा से कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का विश्लेषण, इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।